हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल बिग्स इंस्टीट्यूट, जिस पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, अपन ने जो प्रीवियस क्लास है उसमें क्या पढ़ा था, प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत और फोटोन की अवधारणा के बारे में पढ़ा था। आज की जो अपनी क्लास है, इस क्लास में अपन पढ़ेंगे डी ब्रोगली परिकल्पना और द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य आपके पास। तो बच्चों, आज की क्लास है वो अपना ये बताएगी कि जिस प्रकार से अलग अलग वैज्ञानिकों ने प्रकाश की प्रकृति को परिभाषित किया था, जिसमें कुछ वैज्ञानिकों ने ये कहा था कि प्रकाश वो तरंग की तरह व्यवहार करता है। कुछ वैज्ञानिकों ने ये बताया कि आपकी जो प्रकाश है वो कण की तरह व्यवहार करता है। तो इस तरीके से प्रकाश के कुछ गुण हैं वो तरंग प्रकृति के आधार पे समझाए जाते हैं और कुछ गुण हैं जो कण प्रकृति के आधार पे समझाए जाते हैं। तो इसके आधार पर प्रकाश की द्वैत प्रकृति परिभाषित होती है। बच्चों, द्वैत प्रकृति का मीनिंग क्या है कि प्रकाश है वो दो तरीके से व्यवहार कर सकता है। कुछ विशेष स्थितियों में कण की तरह व्यवहार करता है और कुछ विशेष स्थितियों में किसकी तरह व्यवहार करता है, तरंग की तरह। इसी के आधार पर अपने एक वैज्ञानिक थे लुइस डी ब्रोगली, उन्होंने क्या कहा कि जिस प्रकार प्रकाश द्वैत व्यवहार प्रदर्शित करता है, वैसे ही आपके जो द्रव्य कण होते हैं, द्रव्य कणों का मीनिंग क्या हो गया, जो आपका पदार्थ का निर्माण करने का कार्य करते हैं, या जो मैटर पार्टिकल्स होते हैं, उनकी भी कैसी प्रकृति होती है, द्वैत प्रकृति होती है। तो इस अध्ययन के आधार पर डी ब्रोगली ने एक परिकल्पना दी थी जिसको अपन डी ब्रोगली परिकल्पना कहते हैं, और उसमें उन्होंने एक तरंग का नाम दिया था जिसको नाम दिया जाता आपका द्रव्य तरंग। तो आज की क्लास में अपन यही समझेंगे कि डी ब्रोगली परिकल्पना में क्या बताया गया और द्रव्य तरंग क्या होती है। तो बच्चों, इसके लिए आपका पहला पॉइंट ये लिखा गया है कि आपकी ये जो डी ब्रोगली परिकल्पना है, ये क्या करती है, आपके पास जो द्रव्य या मैटर होता है उसकी द्वैत प्रकृति को प्रतिपादित करने का काम करती है। तो बच्चों, पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको डी ब्रोगली परिकल्पना के बारे में पूछ लिया जाए कि ये क्या बताती है, तो ये द्रव्य कण की द्वैत प्रकृति को परिभाषित करने का कार्य करती है। अब आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये परिकल्पना किस पर आधारित थी। तो अपना जो 1924 में लुइस डी ब्रोगली थे, उन्होंने ये बताया कि तरंगों के रूप में आपकी जो प्रकाश ऊर्जा होती है वो विशेष परिस्थितियों में कणों या के रूप में क्या करती है, व्यवहार करती है। यानी कि उन्होंने जब आपके विभिन्न वैज्ञानिकों ने जो अध्ययन किया था उसमें उन्होंने ये बताया था कि आपकी जो तरंगों के रूप में अगर अपन कोई भी प्रकाश ऊर्जा लें तो वो विशेष परिस्थितियों में किसकी तरह व्यवहार करती है, कणों की तरह। जैसे अपन ने क्वांटम सिद्धांत में पढ़ा, तो उसी प्रकार से उन्होंने कहा कि जिस प्रकार प्रकाश द्वैत प्रकृति प्रदर्शित करता है, वैसे ही आपका जो द्रव्य कण है वो विशेष परिस्थितियों में तरंगों के रूप में क्या करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। और इसी के आधार पे उन्होंने द्रव्य कणों की क्या मानी, द्वैत प्रकृति मानी और एक परिकल्पना दी। और ये परिकल्पना समझना बच्चों कि प्रत्येक गतिशील द्रव्य कण से क्या मीनिंग हुआ कि आपका कोई द्रव्य कण है जो कौन सी स्थिति में है, गतिशील स्थिति में है, यानी क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो बोला जा रहा है कि प्रत्येक गतिशील द्रव्य कण से संबंध एक तरंग होती है। यानी कि जब भी कोई कण है आपका गति करेगा तो उस गति में आपका कण से क्या संबंधित होगी, एक तरंग संबंधित होगी। और उसी तरंग को अपन क्या नाम दे देते हैं बच्चों, द्रव्य तरंग का नाम दे देते हैं। और ये जो द्रव्य तरंग है इसी का एक और नाम होता है डी ब्रोगली तरंग आपके पास। तो बच्चों, आपका द्रव्य तरंग या डी ब्रोगली तरंग का मीनिंग क्या हुआ कि अगर आपके पास कोई कण है जो गति कर रहा है तो उसकी गति के कारण उससे जो तरंग संबंध होगी यानी जुड़ी हुई होगी, उसी तरंग को अपन द्रव्य तरंग या डी ब्रोगली तरंग कह देते हैं।
अब आपको पता है कि तरंग आएगी तो तरंग की क्या परिभाषित होगी, तरंगदैर्घ्य परिभाषित होगी। तो आप कह सकते हो कि इस तरंग की तरंगदैर्घ्य को डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कहा जाता है, जो कण के संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो बच्चों क्या मीनिंग हुआ कि आपका जो लेमडा होता है जिसको तरंगदैर्घ्य कहते हैं वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, पी के आपके पास। तो बच्चों यहाँ पे आपका जो लेमडा है ये तो किसका गुण होता है, तरंग का गुण होता है आपके पास। इसी तरीके से आपका ये जो पी होता है ये किसका गुण होता है, कण का गुण होता है आपके पास। तो आपको यहाँ पे दोनों गुण देखने को मिल रहे हैं, एक तरंग का गुण और एक कण का गुण। और इन्हीं दोनों गुणों के आधार पे आपकी कौन सी प्रकृति मिलती है, द्वैत प्रकृति। और द्वैत प्रकृति किसकी मिलती है, कण की आपके पास। तो बच्चों डी ब्रोगली परिकल्पना अगर आपको पूछ ली जाए तो आप कह सकते हो कि डी ब्रोगली परिकल्पना में द्रव्य की द्वैत प्रकृति परिभाषित होती है। और द्रव्य की द्वैत प्रकृति परिभाषित होती है तो आप कह सकते हो कि द्रव्य है वो आपका एक तो कण की तरह व्यवहार करता है और दूसरा किसकी तरह व्यवहार करता है, तरंग की तरह व्यवहार करता है। और उस द्वैत प्रकृति में आपको जो तरंग मिलती है उस तरंग को नाम दिया जाता है आपका द्रव्य तरंग या डी ब्रोगली तरंग आपके पास। और इस तरंग की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो आपकी कहलाती है डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य। बच्चों ये कैसे आया इसके बारे में अभी अपन क्या करेंगे, सूत्र प्रतिपादित करेंगे जिसमें देखेंगे कि लैम्डा है वो आपका पी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बच्चों आपको डी ब्रोगली परिकल्पना में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पहला पॉइंट, डी ब्रोगली परिकल्पना में कण की या द्रव्य की द्वैत प्रकृति परिभाषित होती है। ये किस पे आधारित होती है, प्रकाश की द्वैत प्रकृति पर आधारित होती है। इसमें क्या बताया गया कि जिस प्रकार से प्रकाश द्वैत व्यवहार करता है वैसे ही कण भी क्या करेगा, द्वैत व्यवहार करेगा। और इस द्वैत व्यवहार में गतिशील कण से एक तरंग संबंधित होती है जिसको क्या नाम दिया जाता है, आपका द्रव्य तरंग नाम दिया जाता है। क्लियर है बच्चों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो बच्चों अपन देखेंगे द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य का व्यंजक क्या होता है। इसी का एक और नाम होता है, इसको कह देते हैं अपन डी ब्रोगली समीकरण आपका। तो आपको ये पूछ लिया जाए कि डी ब्रोगली समीकरण क्या होता है या आपकी जो द्रव्य तरंग होती है उसकी तरंगदैर्घ्य का व्यंजक क्या होता है। तो इसको व्युत्पन्न करने के लिए आपको दो सिद्धांतों का यूज लेना है, जिसमें आप पहला सिद्धांत ये कह सकते हो कि प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत से। और आपका जो प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत होता है वो आप जानते हो E = hf, या इसी को अपन लिख सकते हैं hc/λ। ये समीकरण नंबर 1 हो गया, जहां आप लिख सकते हो कि जो E होती है ये तो होती है फोटोन की ऊर्जा। ऐसे ही आपका H है वो आपका कहलाता है प्लांक नियतांक। F है वो कहलाती है फोटोन की आवृत्ति। ऐसे ही आप लिख सकते हो आपका जो C होता है ये C आपका कहलाता है प्रकाश की निर्वात में चाल। और ये जो प्रकाश की निर्वात में चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ऐसे ही अगर आप लिखोगे तो लैम्डा है वो आपकी कहलाती है तरंगदैर्घ्य। बच्चों आप ये प्रकाश की चाल बोलो या फोटोन की चाल बोलो, दोनों क्या है, एक ही बात है। तो ये तो आपका समीकरण फर्स्ट है।
इसे लिख सकते हो आप आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से। और आइंस्टीन का जो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध होता है वो आप क्या जानते हो, E इक्वल टू क्या होता है, mc²। इसको आप समीकरण नंबर 2 दे सकते हो। और यहाँ पे भी आप बोल सकते हो जहां m है वो फोटोन का गतिक द्रव्यमान, E आपकी फोटोन की ऊर्जा, और C आपका फोटोन का वेग या प्रकाश का वेग, फोटोन का वेग हो गया आपका। बच्चों ये दोनों सिद्धांत क्या करते हैं, अपन जानते हैं कि आपके पास क्वांटम सिद्धांत में तो ये सूत्र दिया गया और द्रव्यमान ऊर्जा संबंध में ये सूत्र दिया गया। तब आप कह सकते हो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 में आपका लेफ्ट हैंड साइड में E है, राइट साइड में भी E है आपका, समीकरण 2 में भी E है लेफ्ट साइड में। तो अब आपका यहां से राइट साइड इक्वल करोगे तो आपका यहां से निकल कर आया hc में लैम्डा इज इक्वल टू m इंटू c²। एक c से एक c कैंसिल आउट हुआ और यहां से आपके पास निकल कर आया लैम्डा इज इक्वल टू h में m इंटू सी। क्या हुआ बच्चों, आपने क्या कर दिया यहाँ पे आपने c को c से काट दिया, लैम्डा को इधर ले गए, mc को इधर ले आए। अब आपका ये जो m इंटू सी होता है इसको कह देते हैं फोटोन का संवेग। और फोटोन का संवेग है इसको अपन किससे लिख सकते हैं, p से लिख सकते हैं। तो आपके पास यहां से सूत्र निकल कर आया लैम्डा इज इक्वल टू h में mc या h में p। ये जो सूत्र आया ये किसका आया, फोटोन की तरंगदैर्घ्य का आपके पास। अब देखो बच्चों आपका जो फोटोन है वो तो आपका कोई द्रव्य कण नहीं है, ये तो आपका क्या होता है, ऊर्जा का एक बंडल होता है जो किस चाल से चलता है, प्रकाश की चाल से चलता है। अगर अपन फोटोन की जगह अगर कोई द्रव्य कण लेंगे तो उसकी चाल c ना होकर क्या होगी, v होगी। तो अपन कह सकते हैं कि यदि फोटोन के स्थान पर कोई द्रव्य कण हो तो आपका लैम्डा इज इक्वल टू निकल कर आएगा h में mv या यहीं से आ गया h में p। और ये जो समीकरण आया है इसमें आपका ये जो p होगा वो क्या होगा, कण का संवेग होगा। और इसी व्यंजक को अपन नाम देते हैं डी ब्रोगली समीकरण आपका। तो बच्चों यहां से आप देखोगे तो आपके पास देख रहे हो कि लेम्डा पी के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। और यही डी ब्रोगली ने अपनी परिकल्पना में बताया था कि किसी भी गतिशील कण से एक तरंग संबंधित होती है जिसकी तरंगदैर्घ्य उसके संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। सिंपल है बच्चों, सबसे फर्स्ट आपने क्या किया, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत काम में लिया, क्योंकि आपको पता है कि ये जो डी ब्रोगली परिकल्पना वो किस पर आधारित है, प्रकाश की द्वैत प्रकृति पर आधारित है। तो उसी के आधार पे अपन ने पहला समीकरण बनाया क्वांटम सिद्धांत से, दूसरा आपका द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से। अब इनकी दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट साइड को इक्वल कर दिया, इक्वल करने के बाद में c से c कट गया तो आपका लैम्डा इज इक्वल टू ये निकल कर आया। अब ये यहाँ m इंटू सी है, वो किसका संवेग है, फोटोन का। और अपन किसके लिए निकाल रहे हैं, द्रव्य तरंगों के लिए।
तो द्रव्य तरंगों में आपके जो कण होते हैं उनकी चाल वो फोटोन की चाल से अलग होती है। तो अपन ने सी की जगह क्या ले लिया, वी ले लिया। तो ये समीकरण आपका किसके लिए प्रतिपादित हो गया, कण के लिए प्रतिपादित हो गया। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, इसमें क्लियर है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो बच्चों, अपन सूत्र निकाल चुके हैं कि आपकी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का जो सूत्र होता है वो होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी या एच बाई पी। उसी सूत्र के आधार पे कुछ पॉइंट्स हैं जो अपन को समझने हैं। तो पहला पॉइंट तो है कि द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य का जो सूत्र है वो ये होता है एच अपॉन एम वी या एच बाई पी, जहां आपके पास ये जो लैम्डा होता है ये तो क्या होती है, तरंग की तरंगदैर्घ्य होती है। एम है वो कण का द्रव्यमान होता है। वी जो है वो कण का वेग होता है। पी आपका कण का क्या होता है, संवेग होता है। ये तो अपन पढ़ चुके हैं। अब देखो बच्चों, इसमें एक पॉइंट है कि वेग या द्रव्यमान अधिक होने पर तरंगदैर्घ्य का मान कम होगा। तो देखो आप इस सूत्र से ये लिख सकते हो कि लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती है वी के। अगर आप एक समान द्रव्यमान के कण लेते हो तो अब आप यहां से ये कह सकते हो कि v को बढ़ाएंगे तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो यहां से आपका एक ग्राफ बन सकता है v का लैम्डा के साथ या लैम्डा का v के साथ, जो ग्राफ आपको इस तरीके का मिलेगा। और अगर अपन बहुत ज्यादा द्रव्यमान वेग लेंगे तो कण का जो तरंग है वो क्या होगा, बहुत कम मिलेगा आपके पास। दूसरा आप ऐसे भी कर सकते हो, ये तो कब है, जब आपका m है वो नियत है, तब तो लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती है किसके, v के। ऐसे ही आप कह सकते हो कि लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती है किसके, m के। ये कब है, जब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, v है उसको नियत कर रहे हो। देखो बच्चों ये सूत्र आपके पास, इसमें m नियत होने पे लैम्डा केवल v पर निर्भर करेगा, v नियत होने पर लैम्डा केवल m पर निर्भर करेगा। तो अगर यहां देखोगे तो यहां तो आपका m फिक्स है। ऐसे ही अगर आप यहां से देखोगे तो यहां से आप ग्राफ ये बना सकते हो कि m को बढ़ाएंगे तब भी लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। v को बढ़ाएंगे तब भी लैम्डा की वैल्यू कम होगी। तो यहां से आपके पास ये निकल कर आया, m के साथ अगर लैम्डा का ग्राफ बनाएं तो आपका इस तरीके का मिलेगा। तो ग्राफ तो दोनों एक जैसे ही हैं, पर आपके पास स्थितियां हैं वो अलग अलग है। यहां आपका m फिक्स है और यहां आपका v फिक्स है। तो ये बच्चों आपका सेकंड पॉइंट ये कहता है कि अगर अपन कोई ऐसा कण ले जिसका वेग बहुत ज्यादा हो या उसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा हो, तब उसकी तरंगदैर्घ्य का मान क्या होगा, कम होगा। थर्ड पॉइंट आपको कहता है कि डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य है वो कण की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। अगर मान लो आपने कोई 3 कण लिए, ए बी सी कोई भी नाम दे दो, अगर उनका द्रव्यमान समान है और वेग समान है तो आपका क्या नहीं होगा, वो है उनकी तरंगदैर्घ्य का मान भी क्या मिलेगा, एक समान मिलेगा। और एक समान मिलेगा तो अपन कह देते हैं कि तरंगदैर्घ्य है वो कण की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। देखो बच्चों इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे आप अपने ए बी और सी 3 कण लिए और इन ए बी सी में आपने जो इसका m1 है वो 2 kg लिया और आपने इसका जो v1 है वो 3 मीटर पर सेकंड लिया आपने। तो यहां से इसका जो λ1 निकल कर आएगा वो λ1 क्या निकल कर आएगा आपका h अपॉन में mv। 2 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ गया, 6 आ गया आपके पास। ऐसे अगर मैं b कण का द्रव्यमान m1 इज इक्वल टू 2 kg लिया, v2 इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड लिया,
तो यहां से भी लैम्डा 2 इज इक्वल टू h अपॉन में 6 निकल कर आएगा। c कण का अगर m1 इज इक्वल टू 2 kg और v3 इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड लिया जाए, तो यहां से आपका जो लैम्डा 3 है वो भी h अपॉन में 6 आया। अब आपका जो a है वो आवेशित हो, b अनावेशित हो और c पर आवेश का मान ज्यादा हो। ऐसी स्थिति में भी तीनों की तरंग दैर्ध्य क्या आ रही है, एक समान आ रही है। तो आपका जो तरंग दैर्ध्य का मान है वो कण की प्रकृति पर निर्भर नहीं कर रहा है कि कण आपका उदासीन है, धनावेशित है या ऋणावेशित है। चाहे इन पे आवेश कैसे भी हो, तीनों की तरंग दैर्ध्य क्या मिली है आपको, एक समान मिली है। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। फोर्थ पॉइंट आपको कहता है कि द्रव्य तरंग विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती है। यानी अगर आपको यह पूछ लिया जाए कि द्रव्य तरंगों की प्रकृति क्या विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति के समान होती है क्या, तो आपको कहना कि नहीं। क्यों? क्योंकि ये आपका किस पे निर्भर करता है, कण के वेग पर निर्भर करता है, कण के आवेश पर निर्भर नहीं करती है। जबकि आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे कण के आवेश पर भी निर्भर करती है। बच्चों विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है कि अगर आपके पास कोई आवेशित कण गति करता है तो आवेशित कण की गति के कारण जो तरंग उत्पन्न होगी उसको नाम दिया जाता है आपका विद्युत चुंबकीय तरंग। जबकि आपके पास द्रव्य तरंगे है वो आवेशित कण का कोई लेना देना नहीं होता है, उनमें आपका कण क्या होना चाहिए, गतिशील होना चाहिए। जैसे अपन ने यहाँ देखा v0 है तो लैम्डा की वैल्यू अनंत है, यानी कि अगर कण गतिशील नहीं है तो कोई तरंग उत्पन्न नहीं होगी। अगर v अनंत है तो लैम्डा का मान 0 होगा, यानी कण का वेग अगर बहुत ज्यादा है तो अपन कहेंगे कि उसकी तरंग दैर्ध्य का मान क्या मिलेगा आपको, 0 के बराबर मिलेगा। तो आप यहां से ये कह सकते हो कि द्रव्य तरंग केवल गतिशील कण से संबंधित है। अब इसमें आपका चाहे आवेशित कण लिया जाए या निरावेशित कण लिया जाए, जबकि विद्युत चुंबकीय तरंगे किस पे निर्भर करती है, आपकी आवेशित कण पर निर्भर करती है। तो ध्यान रखना द्रव्य तरंग है उनकी प्रकृति विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति के समान नहीं होती है। आपका लास्ट गुण है कि आपकी जो द्रव्य तरंगे हैं वो स्थूल कणों के लिए प्रेक्षित नहीं होती है। स्थूल कणों का मीनिंग क्या हो गया बच्चों कि आप जैसे अगर कोई ऐसा कण लिया जिसका द्रव्यमान 1 kg और जो v का मान है वो जैसे अपन ने ले लिया 10 मीटर पर सेकेंड, तो यहां का आप लैम्डा निकालोगे तो लैम्डा h अपॉन में mv के सूत्र से 6.63 इंटू 10 की पावर -34 अपॉन में 10, और यहां से बच्चों आपका आंसर निकल कर आया 6.63 इंटू 10 की पावर -35 मीटर। और ये आपकी एक ऐसी तरंग दैर्ध्य है जिसको मापा नहीं जा सकता। तो स्थूल कणों का मीनिंग ऐसे है कि ऐसे कण जिनका द्रव्यमान बहुत ज्यादा होता है उनके लिए ये तरंगे प्रेक्षित नहीं होती। प्रेक्षित नहीं होने का मीनिंग इनका अनुभव देखने को नहीं मिलता है। ये तरंगे केवल किनके लिए मिलती है, जैसे आपके पास क्या होते हैं, बहुत छोटे कण होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, उन कणों के लिए इन तरंगों को अपन क्या कर सकते हैं, प्रेक्षित कर सकते हैं। तो बच्चों ये आपकी डी ब्रोगली परिकल्पना थी और डी ब्रोगली परिकल्पना से संबंधित कुछ पॉइंट्स थे जो अपन ने यहाँ पे समझे हैं। अगले नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या देखेंगे कि आपकी जो डी ब्रोगली परिकल्पना से जो तरंग दैर्ध्य का सूत्र आया उसको और किन किन रूपों में निरूपित कर सकते हैं जो आपके न्यूमेरिकल में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो बच्चों अब तक के लिए आज के लिए यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में अपन फिर मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।